अब हम स्टार्ट करेंगे शफ़ी मोहम्मद जरदोई से चैप्टर नंबर 15 रेटाइना। ठीक है, रेटाइना जो है ये एक थिन सी ट्रांसपेरेंट सी लाइट सेंसिटिव नर्वस लेयर होती है जो कि हमारा इनर मोस्ट कोट बना रही है आई बॉल का। ठीक है, तो ये थिन ट्रांसपेरेंट लाइट सेंसिटिव और एक नर्वस लेयर है जो कि इनर मोस्ट कोट बना रही है, सबसे इनर मोस्ट आई बॉल का। इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो ये एक न्यूरो एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है और ये डेवलप करती है जब हमारा जो प्राइमरी ऑप्टिक वेजिकल होती है, प्राइमरी ऑप्टिक वेजिकल, वो डिफ्रेंशिएट करेगी और इसकी इन्वेजिनेशन होगी और वो डिफ्रेंशिएट करेगी आउटर लेयर और इनर लेयर के अंदर। ठीक है, प्राइमरी ऑप्टिक वेजिकल इन्वेजिनेट भी कर रहा है, फिर डिफ्रेंशिएट कर रहा है आउटर लेयर में जिसमें से रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम बनती है बाहर वाली से, और इनर लेयर से सेंसरी रेटाइना बनता है। तो सबसे पहले ग्रॉस एनाटॉमी देखें। एक्सटेंड कहाँ से कर रही है रेटाइना? यहाँ से ऑप्टिक डिस्क से लेके ओरा सेराटा तक पूरी जो है रेटाइना एक्सटेंड करती है। ठीक है, कोट बना रही है ना इसका। तो क्लिनिकली ये डिवाइड हुई है पोस्टीरियर पोल के अंदर और पेरिफेरल रीजन के अंदर। अच्छा, रेटाइना को क्लिनिकली डिवाइड किया गया है पोस्टीरियर पोल के अंदर और पेरिफेरल रीजन के अंदर। तो रेटाइनल इक्वेटर होता है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि हम कंसिडर करते हैं टू बी इन लाइन विद द एग्जिट ऑफ द 4 वीना वर्टिकोस। ठीक है, इस तरह से ये इक्वेटर है जिसकी वजह से फिर ये 4 वीना वर्टिकोस बनते हैं। ठीक है, और ये इमेजनरी लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। तो इसमें एक पोस्टीरियर पोल है रेटाइना का, ये एरिया होता है रेटाइना का जो कि इस रेटाइनल इक्वेटर से पीछे होगा, इसको हम ये पोस्टीरियर पोल कह रहे हैं। और दूसरा होता है हमारे पास पेरिफेरल रेटाइना। पेरिफेरल रेटाइना जो है ये रेटाइनल इक्वेटर के और यहाँ पे जो ओरा सेरेटा होती है उनके दरमियान वाले हिस्से को हम पेरिफेरल रेटाइना कहेंगे। इसके अलावा ग्रॉस एनाटॉमी में आ जाता है ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क क्या होती है? ये पिंक कलर की एक वेल डिफाइंड सर्कुलर यहाँ पे एरिया होता है 1.5 मिलीमीटर डायमीटर का, जहाँ पे सारे रेटाइनल नर्व फाइबर्स कन्वर्ज करते हैं और कन्वर्ज करके एक ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। ठीक है, तो उस 1.5 मिलीमीटर एरिया के पिंक कलर्ड वेल डिफाइंड सर्कुलर एरिया को ऑप्टिक डिस्क कहा जाता है। तो थिकनेस क्या है रेटाइना की? रेटाइना की थिकनेस याद रखिएगा 0.56 मिलीमीटर होगी ऑप्टिक डिस्क के करीब, टू 0.1 मिलीमीटर यहाँ ओरा सेराटा तक हो जाएगी। ठीक है, 0.56 से 0.1 मिलीमीटर। तो सबसे ज़्यादा पतली जो है ये सेंटर ऑफ द फीविया पे होगी। ये फीविया है, यहाँ पे शोन है, और इसके सेंटर पे जो है ये सबसे ज़्यादा थिन होती है रेटाइना। अब रेटाइना कंसिस्ट करती है, नंबर 1 इसमें होता है रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम। ठीक है, ये जो है सिंगल लेयर होती है पिगमेंटेड सेल्स की जो कि एक्सटेंड करती है, याद रखिएगा, ऑप्टिक डिस्क से लेके ओरा सेरेटा तक। ठीक है, यहाँ पे पूरी ऑप्टिक डिस्क से लेके पूरा यहाँ पे ओरा सेराटा तक यह पिगमेंट रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम होती है। नंबर 2 होती है न्यूरो सेंसरी रेटाइना। अब न्यूरो सेंसरी रेटाइना में एक तो इसेंशियल लेयर है। इसेंशियल लेयर में आपने याद रखना है कि रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं, ये फोटो रिसेप्टर्स। रॉड्स जो है 110 से लेके 125 मिलियन होंगी और कॉन्स 6.3 टू 6.5 मिलियन। ठीक है, इसके अलावा इसेंशियल लेयर में बाइपोलर सेल्स भी होंगे। ठीक है, और ये गैंग्लियन सेल्स भी इसमें होंगे। बाकी जो इसमें हमें इंपॉर्टेंट सेल्स मिलते हैं वो ये हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं और इसके अलावा एमाग्रीन सेल्स। ठीक है, इसेंशियल लेयर के बाद होती है सपोर्टिंग सेल्स। तो सपोर्टिंग सेल्स जो हैं उसमें ग्लियल सेल्स आपने याद रखने, ग्लियल सेल्स जिनको हम मुलर सेल्स भी कहते हैं। और नंबर 3 वास्कुलर एलिमेंट है, रिटाइनल ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये तीनों चीज़ें न्यूरो सेक्रेटरी रेटाइना बनाती हैं। अब यहाँ पे फिगर में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो रेटाइनल जो सेल्स हैं और उनकी साइनेप्सिस वो अरेंज होती हैं फॉलोइंग लेयर्स के अंदर। सबसे पहले ये रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम होती है, फिर रॉड्स एंड कोन्स, उसके बाद होती है ये एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन होगी, उसके बाद ये आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, गैंग्लियन सेल लेयर और इसके बाद नर्व फाइबर लेयर। ठीक है, तो ये पूरी इसकी अरेंजमेंट होती है, माइक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट। अब कुछ स्पेशलाइज एरिया होते हैं रेटाइना के अंदर। सबसे पहले मैक्यूला ल्यूटिया। तो मैक्यूला ल्यूटिया एक स्पेशलाइज्ड एरिया होता है रेटाइना का जो कि पोस्टीरियर पोल पे लोकेटेड है। ठीक है, इसका 5 से 6 मिलीमीटर का डायमीटर होता है और ये तकरीबन 15 डिग्री ऑफ द विजुअल फील्ड होगा। ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्ड करता है 15 डिग्री ऑफ विजुअल फील्ड। अच्छा, इसके बाद होता है फीविया सेंट्रलिस। तो ये मच स्पेशलाइज्ड और मोस्ट सेंसिटिव जो है एरिया होता है सेंटर ऑफ द मैक्यूला में। ठीक है, ये मैक्यूला है, उसके सेंटर में ये मोस्ट स्पेशलाइज्ड और मोस्ट सेंसिटिव एरिया फीविया सेंट्रलिस होता है। तो ये एक डिप्रेशन की तरह इंटरनल रेटाइनल सरफेस पे अपीयर होगा। यहाँ पर अगर इस फिगर में देखें तो ये फीविया जो है ये इंटरनल रेटाइनल सरफेस पे एक डिप्रेशन की तरह अपीयर होता है।
कि यहाँ पे देखिए ये पूरी मैक्यूला है और ये फीविया सेंट्रलिस। तो इसका जो डायमीटर है याद रखिएगा 1.5 मिलीमीटर है। मैक्यूला का हमने कहा 5 to 6 मिलीमीटर, ये फीविया सेंट्रलिस 1.5 मिलीमीटर, थिकनेस इसकी 0.25 मिलीमीटर। ये 4 साल की उम्र तक फुली डेवलप हो जाता है और ये रिप्रेजेंट करता है 5 डिग्रीज ऑफ विजुअल फील्ड। ठीक है, मैक्यूला जो है 15 डिग्री ऑफ विजुअल फील्ड, ये 5 डिग्री ऑफ विजुअल फील्ड डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। और याद रखिएगा फीविया सेंट्रलिस एक ए वास्कुलर एरिया है जो कि कोरियो कैपिलरीज पर रिलाय करता है अपनी न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए। उसके बाद होता है फीवियोला। ये इस फीविया के ही अंदर सेंट्रल फ्लोर ऑफ द फीविया के अंदर एक शाइनिंग सी पिट होती है जिसको हम फीवियोला कहते हैं। अब ये जो है ना 0.35 मिलीमीटर की होगी डायमीटर में फीवियोला। ठीक है, इसमें भी देखें तो ये फीविया है, उसके अंदर फीवियोला होता है जो कि 0.35 मिलीमीटर का होगा, एक शाइनिंग पिट होगी उसके फ्लोर के अंदर। ठीक है, अच्छा तो ये फिगर्स भी देख लें, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर है रेटाइना का जो कि हम डिटेल में देख चुके हैं, ये सारी लेयर्स। और इसमें जो है फीविया का पूरा स्ट्रक्चर गिवन है कि ये हमने देखा कि फीविया होता है 1.5 मिलीमीटर का, फिर एक ए वास्कुलर जोन है, देन फीवियोला जो है एक उसी के अंदर एक पिट होती है जो कि 0.35 मिलीमीटर की है। ठीक है, और बाकी ये रेटाइना की लेयर्स हैं और ये कोरियो कैपिलरीज दिखाई गई हैं जिन पे ये रिलाई करता है अपनी न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए, ये फीविया पूरा। ठीक है, अच्छा ये फीविया की बात हो रही है अभी, तो 0.35 मिलीमीटर तो इसका डायामीटर है, लेकिन इसकी थिकनेस कितनी होगी, ये 0.13 मिलीमीटर। तो ये तकरीबन जो है 2 डिस्क से डायामीटर अवे है फ्रॉम द टेम्पोरल मार्जिन ऑफ द डिस्क एंड अबाउट 1 मिलीमीटर बिलो द हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। 2 डिस्क डायामीटर यानी कि 3 मिलीमीटर जितना ये डिस्क के जो है टेम्पोरल मार्जिन से दूर है। ठीक है, और इसके अलावा 1 मिलीमीटर ये नीचे होगा हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के। इसमें सिर्फ याद रखिएगा फीविया में सिर्फ और सिर्फ कॉन्स होती हैं, इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स, रॉड्स या गैंग्लियन सेल्स नहीं होते। फीविया जो है ये रेटाइना का सबसे थिनेस्ट पार्ट होता है ये फीवियोला, और इसकी पूरी जो थिकनेस है वो कॉन्स की बनी है और उनके न्यूक्लियाई की। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसनट्रेशन कौन सी फीवियोला में होती हैं और ये 1 to 2 डिग्री ऑफ विजुअल फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा करीब है ये विजुअल फील्ड के 1 to 2 डिग्री। तो फीवियल ए वास्कुलर जोन यहाँ पे हमने देखा फिगर में भी, ये ए वास्कुलर जोन। ठीक है, इसकी बात करें तो ये 0.5 मिलीमीटर डायमीटर जितना एरिया होता है फीवियोला का और कुछ सराउंडिंग एरिया का, जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, नाम से पता चल रहा है, और ये सिर्फ कैपिलरीज के साथ लेकिन सराउंड हुआ होगा, लेकिन इसमें ब्लड वेसल्स अब इसमें नहीं होंगी। तो अब आते हैं रेटाइना की ब्लड सप्लाई पे। अच्छा तो रेटाइना को सबसे पहले नंबर 1 होती है सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी। ठीक है, ये आपको फिगर में भी नज़र आ रही है, ये असल में सेंसरी रेटाइना को तकरीबन जो आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर हमने डिस्कस की थी सिर्फ वहाँ तक ये सप्लाई करेगी। ठीक है, लेयर्स है ना डिफरेंट रेटाइना की, वहाँ तक आउटर प्लेक्सीफॉर्म तक। और कैपिलरीज जो है ना वो अनास्टोमोस नहीं करेंगी और एंड आर्टीरियल सिस्टम बनाती हैं रेटाइना में, याद रखिएगा। दूसरी होती है सीलियो रेटाइनल आर्टरी। अच्छा ये सीलियो रेटाइनल आर्टरी होती है, सिर्फ याद रखिएगा 30% ऑफ द आइज़ में प्रेजेंट होती है और ये मैक्यूलर जो एरिया है उसको सप्लाई करेगी। थर्ड होती है शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे भी विजिबल है, तो ये कोरियो कैपिलरीज के थ्रू सप्लाई करती है रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम को भी, और ये शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी हमारे फोटो रिसेप्टर्स को अप टू द आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर तक सप्लाई करेगी। ठीक है, अब वेनस ड्रेनेज की बात करें तो रेटाइनल जो वेन्स हैं वो उन्हीं रेटाइनल आर्टरीज़ के ही पैटर्न को फॉलो करेंगी। वेन्स भी जो सेंट्रल वेन होती है रेटाइना की वो कैवर्नस साइनस के अंदर ड्रेन करती है। ठीक है, आर्टरीज़ जो है वो वही सेम कोर्स ही फॉलो करेंगी जिस तरह आर्टरीज़ और वेन्स एक जैसा, और जो सेंट्रल रेटाइनल वेन होती है वो आपने याद रखना है कि जाके कैवर्नस साइनस में ड्रेन करेगी डायरेक्टली या फिर इस सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड रेटाइनल बैरियर। तो बैरियर सिस्टम है वो याद रखिएगा रेटाइना को ट्रांसपेरेंट यही रखता है, और इसमें एक तो इंटरनल रेटाइनल बैरियर है, दूसरा एक्सटर्नल रेटाइनल बैरियर। तो इंटरनल बैरियर बनता है टाइट जंक्शंस की मदद से। ठीक है, एंडोथेलियम के जो है इनके टाइट जंक्शंस रेटाइनल कैपिलरी के एंडोथेलियम के, उसकी वजह से, और ये सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स को अलाउ करेगा कि वो सेंसरी रेटाइना में पास करें। ठीक है, जबकि हर चीज़ को जो है रेटाइना के अंदर पास नहीं होने देगा, अलाउ नहीं करेगा। दूसरा जो एक्सटर्नल बैरियर है ये टाइट जंक्शंस की मदद से बना है जो कि रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम में मौजूद है, ये टाइट जंक्शंस। तो ये भी सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द कोरियो कैपिलरीज अलाउ करेंगे आउटर पोर्शन ऑफ सेंसरी रेटाइना में। ठीक है, सेंसरी रेटाइना के आउटर पोर्शन में सिर्फ। अच्छा तो नेक्स्ट रेटाइना के फंक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें रेटाइना जो है वो फॉर्म विजन देती है, विजुअल एक्यूटी प्रोवाइड करती है, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी,
और इसके अलावा कलर विजन भी देती है, डार्क एडाप्टेशन, नाइट विजन, पेरिफेरल विजन या विजुअल फील्ड जिसको हम कहते हैं, वो भी हमें रेटाइना की मदद से मिलती है। तो फंक्शनल डिवीजन की गई है रेटाइना की। फंक्शनली हमने इसको टेम्पोरल रेटाइना के अंदर डिवाइड किया है और नेज़ल रेटाइना में। कैसे? बाय अ लाइन जो कि वर्टिकली ड्रॉ की गई है थ्रू दी सेंटर ऑफ द फीविया के थ्रू, ठीक है, फीविया के सेंटर से लाइन ड्रॉ करके, नेज़ल और टेम्पोरल रेटाइना। तो राइट हाफ जो है विजुअल फील्ड का वो प्रोजेक्ट होता है नेज़ल रेटाइना में, यानी हमें अपनी विजुअल फील्ड में जो राइट साइड पे जो भी चीज़ें नज़र आ रही है ना, वो हमारे इस नेज़ल रेटाइना में जो है प्रोजेक्ट होंगी, ठीक है, याद रखिएगा। सुपीरियर हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड जो है हमें अपनी आंखों से जो ऊपर की तरफ जो हाफ नज़र आ रहा है विजुअल फील्ड, वो हमारे जबकि इन्फीरियर रेटाइना में जो है वो प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, और वाइस वर्सा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इस तरह। नर्व फाइबर्स होते हैं ना जो टेम्पोरल रेटाइना से पास करते हैं, ये यानी इस टेम्पोरल रेटाइना से जो नर्व फाइबर अराइज करेंगे, ये पास करते हैं थ्रू दी ऑप्टिक नर्व एंड द ऑप्टिक ट्रैक ऑफ द सेम साइड, ठीक है। यानी इसके जो टेम्पोरल रेटाइना से जो भी फाइबर्स वगैरह होंगे वो पास करेंगे ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक ट्रैक के थ्रू, सेम ही साइड पे पास करेंगे और फिर टर्मिनेट करेंगे सेम ही साइड की लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में, ठीक है। और नर्व फाइबर्स जो कि नेज़ल रेटाइना से पास कर रहे हैं आफ्टर पासिंग थ्रू दी ऑप्टिक नर्व, ठीक है, जब इन्होंने ऑप्टिक नर्व तक पास किया, फिर इन द ऑप्टिक क्याजम, और फिर यहाँ से फिर ये ट्रैवल कर जाएंगे कॉन्ट्रालेटरल ऑप्टिक ट्रैक में, ठीक है, दूसरी साइड में कॉन्ट्रालेटरल ऑप्टिक ट्रैक में आ जाएंगे और फिर जाके कॉन्ट्रालेटरल वाली लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में, याद रखिएगा, ये टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। ये बात हो रही है नेज़ल फाइबर्स की, जबकि टेम्पोरल वाले इप्सिलेटरली ही करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इस चैप्टर का अगला टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायबिटिक रेटाइनोपैथी, DR। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि एक नॉन इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है रेटाइना की, ठीक है, जो कैरेक्टराइज हुई है कि इसमें ना प्रोग्रेसिव डिसफंक्शन हो जाएगा रेटाइनल वास्कुलेचर का, ठीक है, वास्कुलेचर डिसफंक्शन हो रहा है सेकेंडरी टू द क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया, यानी डायबिटीज़ हुई है, क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया रहा, उसके सेकेंडरीली उसकी वजह से जो है रेटाइनल वास्कुलेचर का वेसल्स का डिसफंक्शन हुआ है, उसको हम डायबिटिक रेटाइनोपैथी कहते हैं। इंट्रोडक्शन देखिए, ग्लोबली ये एस्टिमेट हुआ है कि 422 मिलियन एडल्ट जो कि रहते हैं डायबिटीज़ मिलाइटिस के साथ, ठीक है, उनको डायबिटीज़ मिलाइटिस होती है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा 2016 WHO। पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू नेशनल डायबिटीज़ सर्वे ऑफ पाकिस्तान 27.4 मिलियन जो लोग होते हैं ओवर द एज ऑफ 20 के बाद, वो अफेक्ट होते हैं डायबिटीज़ की वजह से। तो डायबिटिक रेटाइनोपैथी जो है ना बहुत ही कॉमन कॉज बनती है विजुअल लॉस का पूरी दुनिया में, और यही प्रिंसिपल कॉज है विजन इम्पेयरमेंट का 25 से 74 साल की उम्र के दरमियान वाले पेशेंट्स में विजन इम्पेयरमेंट का कॉज यही बनती है, प्रिंसिपल कॉज। अब इसका इंसिडेंस जो है डायबिटिक रेटाइनोपैथी का, वो ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ से रिलेटेड है, कब से डायबिटीज़ है। दूसरा, मेटाबॉलिक कंट्रोल डिलेज द ऑनसेट ऑफ रेटाइनोपैथी, अगर मेटाबॉलिकली इसको कंट्रोल कर रहे हैं डायबिटीज़ को, तो रेटाइनोपैथी का ऑनसेट डिले किया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि 15% जो है डायबिटिक रेटाइनोपैथी डायबिटीज़ के 5 सालों के बाद हो जाती है, 10 सालों के बाद 50% चांस है, 15 साल के बाद 60, 20 सालों के बाद 70, और 30 सालों के बाद अगर डायबिटीज़ रही तो 90% चांस है कि डायबिटिक रेटाइनोपैथी हो जाए। तो अब कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि एग्रावेट करते हैं डायबिटिक रेटाइनोपैथी को, जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, जितने टाइम से उतना ज़्यादा फिर होगा रिस्क फैक्टर डायबिटिक रेटाइनोपैथी का। अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, अगर उसको नहीं सही किया जा रहा, कंट्रोल नहीं किया जा रहा हाइपरग्लाइसीमिया को, अगर हाइपर टेंशन है साथ में पेशेंट को, उसकी वजह से भी, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, नेफ्रोपैथी, ठीक है, किडनी का कोई डिसऑर्डर या हाइपरलिपिडीमिया, अनीमिया, स्मोकिंग, तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं रेटाइनोपैथी के, डायबिटिक रेटाइनोपैथी की। पैथोजेनेसिस देखें तो इसेंशियल जो लेजन होती है डायबिटिक रेटाइनोपैथी में, वो माइक्रो एंजियोपैथी होती है जो अफेक्ट करेगी प्री कैपिलरी आर्टीरियोल्स को, कैपिलरीज को भी अफेक्ट करेगी और वेन्यूल्स को, ठीक है, प्री कैपिलरी आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज और वेन्यूल्स को जो है यहाँ पे माइक्रो एंजियोपैथी अफेक्ट करेगी। तो डायबिटिक माइक्रो एंजियोपैथी में कुछ फीचर्स होते हैं, इस फिगर में भी गिवन है और यहाँ बी फिगर में एंड इवन सी फिगर में। तो कौन से फीचर्स होते हैं डायबिटिक माइक्रो एंजियोपैथी में? एक तो इसमें माइक्रोवास्कुलर कैपिलरी लीकेज होता है, ठीक है, दूसरा माइक्रोवास्कुलर कैपिलरी ऑक्लूजन भी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्लूजन दिखाया गया है और दूसरा माइक्रोवास्कुलर लीकेज भी हो रहा है। तो ये बहुत ही कॉमन इसमें माइक्रो एंजियोपैथी में फीचर्स हैं डायबिटिक माइक्रो एंजियोपैथी। सबसे पहले माइक्रोवास्कुलर कैपिलरी लीकेज की बात करें तो ये इनिशिएट कैसे होता है, जो पेरिसाइट्स होंगे ना उनके लॉस की वजह से। देखिए यहाँ पे
पेरिसाइड्स लॉस हो गए। पेरिसाइड्स हमारी कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स को रैप करके रखते हैं और ये बहुत ज़रूरी होते हैं इसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के लिए, ठीक है, कैपिलरीज़ की। अगर ये लॉस हो गए पेरिसाइड्स तो उसके नतीजे में माइक्रो एन्यूरिज्म बन जाएंगे, बैलूनिंग हो जाएगी वेसल की, ठीक है, छोटे छोटे से जो लोकलाइज से आउट पाउचिंग होती है कैपिलरी वॉल में, और ब्रेक डाउन हो जाएगा ब्लड रिटाइनल बैरियर का, जिसकी वजह से फिर लीकेज होगा बाहर। तो माइक्रोवास्कुलर लीकेज क्यों हो रहा है? इस पेरिसाइड की लॉस की वजह से। अब ये करवाएगा क्या, क्या करवाएगा? रिटाइनल इडीमा हो सकती है क्योंकि लीकेज हो रहा है, एक्सुडेट हो जाएगा, इवन रिटाइना में हेमरेज भी हो सकता है इसी लीकेज की वजह से। दूसरा है माइक्रोवास्कुलर कैपिलरी की ऑक्लूजन हो जाए। तो देखिए यहाँ पे ब्लॉक हो रही है, तो ऑक्लूजन कैपिलरीज की क्यों होती है? जब कैपिलरी में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो याद रखिएगा डायबिटीज़ की वजह से थिकन हो गई है इस वजह से, तो कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स भी डैमेज होंगे और प्रोलिफरेशन होगी उनकी, वहाँ पे स्टिकीनेस बढ़ेगी, प्लेटलेट्स एग्रीगेट करेंगे, इंक्रीज बहुत ज़्यादा अगर एग्रीगेशन हो जाएगी तो रोलेक्स फॉर्मेशन होगी रेड ब्लड सेल से, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आगे डिफेक्टिव होगा क्योंकि रेड सेल्स के चेंजेस की वजह से, और फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम जो है वो भी डिफेक्टिव हो जाएगा, तो फिब्रिनोलाइसिस नहीं होगी, क्लॉट टूट नहीं पाएगा, तो ऑक्लूजन हो जाएगी, ठीक है। तो माइक्रोवास्कुलर अब ऑक्लूजन की वजह से क्या होगा? परफ्यूजन नहीं होगी, जाहिर सी बात है, आगे रिटाइना की इस्कीमिया हो जाएगी, तो उसकी वजह से हमें कॉटन वूल स्पॉट्स मिलते हैं। पहले भी हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया था कॉटन वूल स्पॉट। इसके अलावा हमें इंट्रा रिटाइना के अंदर माइक्रोवास्कुलर एब्नॉर्मलिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। IRMA इंट्रा रिटाइनल माइक्रोवास्कुलर एब्नॉर्मलिटीज़, जैसे कि आर्टीरियो वेनस शंट फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, ऑक्लूजन की वजह से हुआ है। एंड न्यू वास्कुलराइजेशन, जाहिर सी बात है इस्कीमिक रिटाइनल सेल्स जो हैं जिनमें इस्कीमिया हो गई है वो वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करेंगे जो कि न्यू रिटाइनल ब्लड वेसल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा और नियो वास्कुलराइजेशन होगी। ये सब हो रहा है माइक्रोवास्कुलर की ऑक्लूजन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस फिगर में डायबिटिक माइक्रो एंजियोपैथी, ऑक्लूजन एंड लीकेज दिखाया गया। ये रिटाइना में से रिटाइनल इडिमा हो गया है, ठीक है, और ये हार्ड एक्सुडेट है। यहाँ पे जो है इस फिगर में डायबिटिक माइक्रो एंजियोपैथी, ऑक्लूजन एंड लीकेज दिखाया गया है जिसमें आर्टीरियो वीनस शंट फॉर्मेशन हुई है, और यहाँ पे हाइपोक्सिक रिटाइना है, ये वेजो फॉर्मेटिव सब्सटेंसेस रिलीज हुए हैं जिन्होंने रूबिसोसिस आयरिडाइसिस करवाया है, और प्रोलिफरेटिव रिटाइनोपैथी। अच्छा, तो हम कहते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में विजुअल लॉस हो जाता है, क्यों? इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे हो रहा है विजुअल लॉस? कि हमने देखा कि कैपिलरी से लीकेज हो रहा है, मैक्यूलर इडीमा हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे मैक्यूलर इडीमा, या फिर एक्सुडेशन भी हो सकती है, इवन हेमरेज भी हो सकती है उस लीकेज की वजह से। दूसरा हमने कहा कैपिलरी ऑक्लूजन हो रही है, उसकी वजह से मैक्यूला में इस्कीमिया हो रहा है, ठीक है, इस्कीमिया से हमने डिस्कस किया न्यूवास्कुलराइजेशन हो जाएगी, वहाँ वेसल्स ग्रो होगी, तो विट्रस में हेमरेज हो सकता है न्यूवास्कुलराइजेशन की वजह से, या ट्रैक्शनल रिटाइनल डिटैचमेंट भी हो सकती है, इवन नियोवास्कुलर ग्लोकोमा भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सारी वजूहात की वजह से विजुअल लॉस होगा, ये लीड करती है विजुअल लॉस की तरफ। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स फीचर्स हमें क्या मिलते हैं? सिम्टम्स जो है पेशेंट को क्या होंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी में? वो जाहिर सी बात है विजन के इम्पेयरमेंट से रिलेटेड सिम्टम होंगे। अर्ली स्टेज में तो वैसे ये कंडीशन एसिम्टोमेटिक होती है, ग्रेजुअली जो है पेशेंट्स का विजुअल लॉस होगा जैसे जैसे उनके मैक्यूला की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो सडन विजुअल लॉस, जाहिर सी बात है जब विट्रस हेमरेज होता है तो उसमें सडन विजुअल लॉस हो जाता है। साइंस क्या मिलते हैं हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी में? उसको वेरियस वेज में क्लासीफाई किया है। एक कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन है, दूसरी ETDRS क्लासिफिकेशन, अर्ली ट्रीटमेंट डायबिटिक रेटिनोपैथिक स्टडी, ठीक है। तो सबसे पहले डिटेल में बहुत लंबी सी है ये कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन डायबिटिक रेटिनोपैथी की, स्टिल इन क्लिनिकल प्रैक्टिस ये यूज़ की जाती है। तो इसमें हमारे पास फॉलोइंग 6 टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। साइंस को हमने क्लासीफाई किया है, तो 6 टाइप्स कौन सी है? एक तो बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक मैक्यूलोपैथी, एडवांस्ड कॉम्प्लिकेटेड डायबिटिक रेटिनोपैथी, बर्नड आउट डायबिटिक रेटिनोपैथी। कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन में, साइंस की क्लासिफिकेशन में सबसे पहला है बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये इसमें फॉलोइंग फीचर्स होते हैं, ठीक है, फिगर को भी देखें साथ में। अच्छा, तो 4 फीचर्स उसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें इसमें मिलते हैं। सबसे पहले है माइक्रो एन्यूरिज्म, ठीक है। ये देखिए, ये सबसे अर्लीस्ट जो क्लिनिकली डिटेक्टेबल लेजन है डायबिटिक रेटिनोपैथी की, वो माइक्रो एन्यूरिज्म्स होते हैं, छोटे छोटे से। क्लिनिकली ये हमें छोटे छोटे रेड डॉट्स की तरह नजर आएंगे मिडिल लेयर ऑफ द रेटाइना के अंदर,
और साइज़ जो है इनका 10 से लेके 100 माइक्रोन इन डायमीटर तक हो सकता है। और ये माइक्रो एन्यूरिज्म जो है ये लीक करेंगे प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट को यहाँ रेटाइना के अंदर, और थ्रोम्बोस भी या फिर ये हो सकते हैं, इनमें थ्रोम्बोसिस हो सकती है। दूसरा हमें इसमें चेंज मिलता है रेटाइनल इडीमा। ठीक है, इडीमा जो है यहाँ पे क्यों हो रहा है, यहाँ पे जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से रेटाइना की थिकनिंग हो जाएगी और सिस्टोइड अपीयरेंस हो जाएगी इस मैक्यूला की। ठीक है, मैक्यूला में सिस्टोइड अपीयरेंस। तो थर्ड हमें रेटाइनल हेमरेज मिलता है। ठीक है, हेमरेज देखिए, याद रखिएगा, एक सुपरफिशियल हेमरेज होता है, दूसरा इंट्रा रेटाइनल हेमरेज। सुपरफिशियल वाला हेमरेज जो है हमें फ्लेम शेप का हेमरेज नज़र आएगा, उसकी शेप जो है वो नर्व फाइबर लेयर की लोकेशन की वजह से हुई है, फ्लेम शेप हमें मिली है। ठीक है, और ये अराइज करते हैं जो सुपरफिशियल प्री कैपिलरी आर्टीरियोल्स होते हैं, प्री कैपिलरी, उनमें से ये सुपरफिशियल हेमरेज होगी। दूसरी होती है इंट्रा रेटाइनल हेमरेज, जो कि हमें इस डॉट ब्लॉट हेमरेज की तरह मिलेगी। ये कहाँ पे होगा, ये देखिए, ये जो कॉम्पैक्ट मिडल लेयर होती है ना रेटाइना की, वहाँ पे ये डॉट ब्लॉट हेमरेज हमें मिलेगा। ये इंट्रा रेटाइनल है। ठीक है, रेटाइना के अंदर हो रही है, सुपरफिशियल से अलग है। तो ये अराइज करते हैं वीनस एंड ऑफ कैपिलरीज में। सुपरफिशियल वाला प्री कैपिलरी आर्टियोल से, लेकिन ये डॉट ब्लॉट हेमरेज इंट्रा रेटाइनल वीनस एंड से। डार्क ब्लॉट हेमरेज हमें रिप्रेजेंट करता है हेमरेजिक रेटाइनल इन्फार्क्ट को, और ये लोकेटेड होता है मिडिल रेटाइनल लेयर्स के अंदर। फोर्थ लास्ट चेंज जो हमें इसमें मिलता है बैकग्राउंड डायबिटिक रेटाइनोपैथी में, वो होता है एक्सूडेट। ठीक है, इसको हम देखिए हार्ड एक्सूडेट भी कहते हैं, ये नज़र आ रहा है। अब ये क्या होता है, ये येलोइश से वाइट वैक्सी लुकिंग पैचेस होते हैं, जो कि क्लम्प करेंगे, क्लम्प के फॉर्म में होंगे या फिर सर्सिनेट पैटर्न में विथ रिलेटिवली डिस्टिंक्ट इसके मार्जिन्स हैं। ठीक है, अब ये लाइपोप्रोटीन के बने हुए हैं और लिपिड फिल्ड मैक्रोफेजेस जो है वो लोकेटेड होंगे मेनली विद इन द आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। ठीक है, जो रेटाइना में हमने लेयर्स पढ़ी ना, तो आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर्स में हमें लिपिड फिल्ड या लाइपोप्रोटीन से बने हुए मैक्रोफेजेस मिलते हैं, और ये इस लेयर से बियॉन्ड नहीं जाएंगे। ठीक है, आउटर प्लेक्सीफॉर्म से दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि इनर जो फोटो रिसेप्टर मुलर सेल्स मैंने आपको बताए थे, फोटो रिसेप्टर मुलर सेल जंक्शनल कॉम्प्लेक्स की वजह से जो है, जो बीच में ही है इंटर फोटो रिसेप्टर मुलर सेल जंक्शनल कॉम्प्लेक्स, तो उस वो आ जाता है, तो उसकी वजह से ये आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर के बियॉन्ड मैक्रोफेजेस नहीं जाएंगे। ठीक है, और ये क्रोनिक लोकलाइज्ड रेटाइनल इडीमा करवाएगा, उसकी वजह से मतलब हुआ है। ठीक है, क्योंकि लोकलाइज और काफ़ी टाइम से क्रोनिक जो है रेटाइनल इडीमा हो गया है, तो उसकी वजह से ये हार्ड एक्सूडेट फॉर्मेशन हो गई है। दैट्स इट। उसके बाद आता है हमारे पास प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटाइनोपैथी। ठीक है, सेकंड है ये। तो इस फिगर में देखिए प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटाइनोपैथी दिखाया गया है। इसमें आपने याद रखना है, ये जो स्टेज होता है इंडिकेट करता है प्रोग्रेसिव रेटाइनल इस्कीमिया हो रही है। ठीक है, जो कैरेक्टराइज है ये फॉलोइंग फीचर से, एक तो हमें इसमें कॉटन वूल स्पॉट्स मिलेंगे, जिनको हम सॉफ्ट एक्सूडेट कहेंगे। कॉटन वूल स्पॉट याद रखिएगा, वाइटिश से फ्लफ़ी होंगे, जिस तरह इनका नाम है। ये नर्व फाइबर वाली लेयर जो होती है उसमें होंगे। ठीक है, नर्व फाइबर लेयर इन्फार्क्ट वाले रीजन में होंगे। और ये क्यों हुए हैं कॉटन वूल स्पॉट, जब जो प्री कैपिलरी आर्टेरियोल मैंने फिगर दिखाया था उसकी जब ओक्लूजन हो जाए तो ये स्पॉट्स बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो नर्व फाइबर्स हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें कैरेक्टरिस्टिक ये वाइटिश से फ्लफ़ी अपीयरेंस नज़र आती है इनडिस्टिंक्ट मार्जिन के साथ, जिनको हम कॉटन वूल स्पॉट कह रहे हैं। ठीक है, नर्व फाइबर्स की ही स्वेलिंग हुई है। दूसरा, हमें प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटाइनोपैथी में कुछ वीनस चेंजेस मिलेंगे, जिसमें एक तो जनरलाइज्ड डायलिटेशन हो जाएगी और टॉर्चुओसिटी हो जाएगी वेन्स की, याद रखिएगा। ठीक है, और अलॉन्ग विद द बीडिंग लूपिंग एंड सॉसेज लाइक सेगमेंटेशन, उस डायलेशन की वजह से हो रहा है। यहाँ पे देखिए सॉसेज लाइक डायलेशन हो गई है वेन्स की, सॉसेज की तरह की, और ठीक है, ये डायलिटेशन और टॉर्चुओसिटी की वजह से हुआ है। नंबर थर्ड, हमें इंट्रा रेटाइनल माइक्रोवास्कुलर एब्नॉर्मलिटी मिलती है, IRMA। ये असल में आर्टीरियो वीनस शंट वेसल्स होती हैं जो कि रन करती हैं रेटाइनल, जो आर्टीरियोस होते हैं ना वहाँ से लेके वेन्यूज़ तक ये रन करेंगे शंट्स, और थस ये कैपिलरी बेड को बाईपास कर देंगे। तो ये एक तो फाइन इरेगुलर रेड इंट्रा रेटाइनल वेसल या लाइंस की तरह हमें नज़र आएंगे, जो कि रन करेंगी फ्रॉम द आर्टीरियोस टू द वेन्यूज़। ठीक है, आर्टीरियोस से वेन्यूज़ की तरफ जाएंगी, लेकिन मेजर जो ब्लड वेसल्स हैं उनको क्रॉस नहीं करेंगी ये शंट्स। ठीक है, थर्ड टाइप आती है हमारे पास साइंस के लिहाज से क्लासिफिकेशन में, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटाइनोपैथी। प्रोलिफरेटिव डायबिटिक याद रखिएगा, इस स्टेज में क्या होगा, एक तो नाम से पता चल रहा है कि रेटाइनल नियोवास्कुलराइजेशन होगी। ठीक है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट हॉलमार्क होता है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटाइनोपैथी का, कि जो न्यू वेसल्स है ना ये अराइज कहाँ से कर रही है, कैपिलरीज से। ठीक है,
उन्हीं से जो है अराइज करेंगे। अब न्यू वेसल्स जो होंगी वो डिस्क पे होंगी NVD, यहाँ पे देखिए डिस्क पे NVD। तो ये न्यू वास्कुलराइजेशन ऑन या विद इन द 1 डिस्क डायमीटर ऑफ ऑप्टिक नर्व हेड होगी, ठीक है। ऑप्टिक नर्व हेड से 1 डिस्क डायमीटर दूर होगी ये NVD, न्यू वेसल्स ऑन द डिस्क। इसके अलावा आयरिस की भी याद रखिएगा, हमें इसमें न्यू वास्कुलराइजेशन मिलेगी। नंबर 3 हमें पेरी रेटाइनल हेमरेज मिलेगा इसमें, जो कि रेट्रोहाइलॉइड स्पेस के अंदर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये फिगर देखिए, तो ये रेट्रोहाइलॉइड स्पेस के अंदर जो है बोट शेप का सब हाइलॉइड हेमरेज हो गया, तो ये हमें पेरी रेटाइनल हेमरेज मिलेगा। और यहाँ पे भी जो है न्यू वेसल्स एल्सवेयर दिखाई गई हैं प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटाइनोपैथी के अंदर, ठीक है। तो विट्रस का हेमरेज भी याद रखिएगा, हमें विट्रस के अंदर मिलेगा। और इसके अलावा ट्रैक्शनल रेटाइनल डिटैचमेंट होगी। जाहिर सी बात है प्रेशर इफेक्ट क्यों हुआ है, क्योंकि फाइब्रोवास्कुलर रेटाइना की प्रोलिफरेशन हुई है, तो वो प्रेशर देगी, ट्रैक्शन देगी और रेटाइना की डिटैचमेंट हो जाएगी प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटाइनोपैथी में। देन अगली टाइप आती है हमारे पास डायबिटिक मैक्यूलोपैथी। तो डायबिटिक मैक्यूलोपैथी जो है बहुत ही कॉमन कॉज बनती है विजुअल लॉस का और ब्लाइंडनेस का डायबिटिक वाले पेशेंट्स में, बहुत कॉमन है, ठीक है। डायबिटिक मैक्यूलोपैथी नाम याद रखिएगा, किसी भी स्टेज ऑफ द डायबिटिक रेटाइनोपैथी में ये हो सकता है। और इसमें होता क्या है कि इसको हमने क्लासीफाई किया है डायबिटिक मैक्यूलर इडीमा के अंदर, इस्कीमिक मैक्यूलोपैथी, मिक्स मैक्यूलोपैथी। तो डायबिटिक मैक्यूलर इडीमा की फर्दर जो है 3 टाइप्स होती हैं, फोकल मैक्यूलर इडीमा, डिफ्यूज़ मैक्यूलर इडीमा, CSMO क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैक्यूलर इडीमा, जो कि दोनों की वजह से होता है, फोकल की भी वजह से और डिफ्यूज़ की वजह से, ठीक है। तो डायबिटिक जो मैक्यूलर इडीमा है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। ये डिफाइन हुआ है कि इसमें ना रेटाइना की थिकनिंग हो जाएगी। रेटाइना की थिकनिंग हो रही है क्योंकि इंट्रा रेटाइनल फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट कर रहा है, प्राइमरीली आपने याद रखना है इनर और आउटर प्लेक्सीफॉर्म वाली लेयर में, तो उस वजह से रेटाइना थिकन हो जाएगी, ठीक है, डायबिटिक मैक्यूलर इडीमा में। तो ये बिलीव हुआ है कि ये जब हाइपर परमिएबिलिटी हो जाती है ना रेटाइनल वास्कुलेटरी की, उस वजह से ये इडीमा होता है। तो डायबिटिक मैक्यूलर इडीमा को भी हमने देखा कि हमने फर्दर 3 में क्लासीफाई किया था, फोकल, डिफ्यूज़ और क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैक्यूलर इडीमा में। तो सबसे पहले फोकल मैक्यूलर इडीमा, इसमें देखिए क्या होता है कि ये कॉज होता है जब फोकली कहीं से ना